कल हम पढ़े थे, कल हम चार्ज के बारे में पढ़े थे, उसके प्रॉपर्टी और चार्जिंग करने के मेथड्स पढ़ लिए थे। 3 मेथड थे, कंडक्शन, इंडक्शन और बाय फ्रिक्शन। उस पर थोड़े से थ्योरी पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। जैसे हमको पता है कि दो अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि दो सिमिलर साइन के चार्ज होंगे तो आपस में रिपेल करेंगे, ये पता है। बट क्या ये पॉसिबल है कि दो सिमिलर चार्जेज आपस में अट्रैक्ट करें? देखते हैं एक बार। आंसर तो इसका है यस। जैसे कि एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अगर आपके पास हाईली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और एक छोटा कंडक्टर है जिस पर चार्ज बहुत कम है, इसकी वजह से अब दोनों को रखेंगे एक दूसरे के सामने कुछ दूरी पे, तो क्या होगा? ऐसे तो करना चाहिए रिपल्सन, बट इसके चार्ज के वजह से इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे। जैसे इसके क्लोजर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा इंडक्शन से, और दूर वाले पे पॉजिटिव आएगा, है ना। तो नेट नेगेटिव चार्ज जो होगा इस पे ड्यू टू इंडक्शन, इस पे जो नेट नेगेटिव चार्ज है वो एक्सीड कर जाएगा। -Q नेगेटिव इनिशियल चार्ज मान लीजिए Q1 था, फाइनली Q2 से नेगेटिव हो गया, इस पे इंड्यूस हुआ है चार्ज, तो नेट चार्ज जो है अभी भी लेस देन 0, मतलब कि नेट नेगेटिव आ जा रहा है ड्यू टू इंडक्शन। इस पे नेट नेगेटिव आ जा रहा है और इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स पॉसिबल है टू सिमिलर चार्जेस कैन attract each other, और ये कब पॉसिबल होगा? ड्यू टू इंडक्शन। ये इस केस अलग है कि बहुत हाईली चार्ज होना चाहिए, दूसरा छोटा चार्ज होगा, तो उस केस में जो हाई चार्ज होगा, बड़ा चार्ज, वो उसको इंड्यूस कर देगा, तो उसका इंड्यूस हमेशा अपोजिट करता है। तो ये अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव इंड्यूस करेगा इस पे, और नेगेटिव इसके जो इनिशियल पॉजिटिव थे उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो गया, तो मीन्स नेगेटिव इस पे ओवरराइड कर गया, फाइनल इसका नेगेटिव हो गया चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबल है। एक क्वेश्चन ये हो गया। ये सब थियोरिटिकल क्वेश्चन है, बट इसमें इजीली आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन से। एक क्वेश्चन है कि कंडक्टर पे अगर आप चार्ज प्लेस करोगे तो वो आउटर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना, आउटर सरफेस पे आ जाता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। म्यूचुअल रिपल्सन से क्या कहना चाहता है? कंडक्टर पे आप चार्ज जब भी प्लेस करोगे तो वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। देखते हैं, वो एक कंडक्टर था, होल बॉडी कंडक्टर है, पूरा कंडक्ट कर रहा है, बीच में हम चार्ज रख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि चार्ज जैसे ही इस पे रखोगे तो ये एक आउटर सरफेस पे ही आना है इसके। तो कैसे आता है? अगर मान लीजिए पॉजिटिव है चार्ज, क्या होगा? कंडक्टर के आसपास, इसके पॉजिटिव के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ये अट्रैक्ट करेगा,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना अपने तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, सारे साइड से सारे इलेक्ट्रॉन इसके जो है मूव करके इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करके पहुंच गया तो एक तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव किया होगा इस वाले रिंग से ऑर्बिट से, तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ के गया होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, पहले से न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन चला गया माइनस हमारा, तो पॉजिटिव रिमेन रह गया, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन जो अंदर गया ये नेट पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या हुआ इनडायरेक्टली ये हुआ कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज मूव होके अभी इस वाले सरफेस पे आ चुका है। यही प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा जब तक कि आउटर सरफेस नहीं आ जाए। तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमने सेंटर पे रखा था चार्ज, अभी फाइनली हमारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ गया, सही है। इसी का एक नेगेटिव चार्ज लेके कर लेते हैं हम चेक। नेगेटिव चार्ज में भी वही होगा, एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ आप अलग तरीके से देख लोगे कि नेगेटिव चार्ज है तो आपस आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके पहुंच गया। और साथ में ये भी बोल सकते हो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, मान लो ये प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे तो इसके साथ नेट प्रोटॉन अंदर गए सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये नेगेटिव टोटल जो था वो एंड में न्यूट्रलाइज हो गया। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करके आ गए इस सरफेस पे। ये म्यूचुअल रिपल्सन का केस चल रहा है ना। और ये फाइनली ऐसे ही करते आउटर सरफेस पे आ जाएंगे, तो एट द एंड क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज हम सेंटर पे रखे थे वो अभी सरफेस पे आ गया। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या होता है, जब भी किसी भी कंडक्टर में चार्ज आप रखोगे कहीं भी तो वो आउटर सरफेस पे ही आएगा। ये वाली थ्योरी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आगे, एक्सप्लेनेशन होगा जब भी। और पॉइंट्स को ये कल का थोड़ा सा बच गया था वो था, तो आज हम नया स्टार्ट करते हैं कुछ, वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, चलो कल जब देखे थे हम, चार्ज का एक कैरेक्टर था हमारा कि लाइक रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, है ना। मतलब जब प्लस प्लस आपस में रख दो दूर भागने लगते हैं, ऐसे ही प्लस माइनस रख दो तो एक दूसरे के तरफ भागने लगते हैं, है ना। ये क्यों होता है, कोई भी चीज दूर जा रहा है, रेस्ट में था दूर भागने लग गया, पहले से एक प्लस था दूसरा आया तो ये दूर भागने लग गया एक दूसरे के, छोड़ दे अगर दोनों को फ्री तो। ऐसे नेगेटिव था पॉजिटिव लेके आया, दोनों फ्री है तो एक दूसरे के तरफ जा रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसी फोर्स का जो फोर्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ से आता है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ में बताता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा दो चार्ज के बीच में, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ में determine the electric force acting between टू चार्ज बॉडी, है ना। दो चार्ज बॉडी के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हमें कूलम्ब्स लॉ से पता चलेगा, ठीक है। दो चार्ज बॉडी है
एक है Q1 चार्ज से फर्स्ट वन, दूसरा हमारा Q2 चार्ज से। डिस्टेंस R डिस्टेंस है, ये सेपरेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर लो, चलो 2 पॉइंट चल, ठीक है ना। इन दोनों के बीच क्या फोर्स लगेगा वो हमें पता करना है, और यही चीज कूलम्स ने बताया था। चार्ल्स कूलम साइंटिस्ट हैं, उसी के नाम से ये लॉ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कूलम्स लॉ कहता क्या है, और वो एग्जैक्ट फोर्स का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है ना। यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया कि ये जो फोर्स होता है एफ यहाँ पे जो हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ अभी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स पहला है कि मैग्नीट्यूड जो होता है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज proportional to the product of their charge, Q1 and Q2, Q1 और Q2 के प्रोपोर्शनल होगी। एफ का मैग्नीट्यूड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। पहला स्टेटमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। ये एक्सपेरिमेंट में कैसे देखा गया होगा कि ऐसे देखिए कि जब Q1 का मान फिक्स कर दिए और Q2 को बढ़ा रहे थे हम, तो देखिए फोर्स का भी वैल्यू उसी फैक्टर से बढ़ रहा था। ऐसे ही जब Q2 फिक्स करके Q1 बढ़ा रहे थे तो उसी फैक्टर से बढ़ा रहा था, एक साथ दोनों बढ़ा दिया, जिस फैक्टर से दोनों इंक्रीज हुआ था सेम फैक्टर से हमारा फोर्स इंक्रीज हो गया। यहीं से हमें पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट का, मल्टीपल का मतलब। अब इसका दूसरा जो है स्टेटमेंट वो देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स inversely proportional to the square of distance between point charge। पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगला स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाले स्टेटमेंट सेकेंड नंबर स्टेटमेंट, ये पहले नंबर स्टेटमेंट के हिसाब से था, दूसरे के हिसाब से है कि इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस r है तो उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलो या तो 1/1 कर दो, उसके प्रोपोर्शनल कर दो, वही है बात। क्या चल रहा था हमारा, Q1 Q2 दो चार्ज हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ये तो डिसाइड हो जाएगा, फोर्स है, फोर्स किधर लगेगा ये डिसाइड कैसे होगा, चार्ज के साइन के हिसाब से। अगर दोनों का साइन सेम है तो फोर्स दूर लग रहे होंगे सेम साइन के कारण। अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो फोर्स एक टू वार्ड्स लग रहे होंगे, दोनों के तरफ जा रहे होंगे वो, है ना।
तीसरा पॉइंट यही हो जाएगा, अगर सेम साइन है, सेम साइन, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, है ना। Q1 Q2, जैसे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दूर भाग रहे होंगे एक दूसरे से, रिपेल कर रहे हैं। अगर अपोजिट साइन है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो एक दूसरे के टुवर्ड्स जाएंगे। Q1 अगर हमारा नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, एक दूसरे के तरफ जा रहे होंगे। तीसरा स्टेटमेंट में ये है। चौथा स्टेटमेंट बहुत महंगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी से मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे थे हम, और डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज directly along direction of force along the line joining both charges। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, इससे आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे। जो फोर्स लग रहा है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स F, उसका क्या डायरेक्शन होगा, वो इस स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि डायरेक्शन जो होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज को जो ज्वाइन कर रहा होगा उस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगेगी। अब देखते हैं इसका कहना क्या है, फिगर से देखते हैं। अगर मान लीजिए चार्ज Q1 यहाँ प्लेस्ड है, Q2 यहाँ पे प्लेस्ड है। अब इसके साइन से अभी कुछ दिक्कत नहीं है हमको, साइन जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये देखते हैं डायरेक्शन किधर लगेगा। दोनों का लाइन जो ज्वाइन कर रहा है, दोनों को पहले ज्वाइन करो, एक लाइन से करते हैं। ये रहा, ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड भी कर लेते हैं थोड़ा। अब जो फोर्स होगा इस पे इसी लाइन के अलोंग लगेगी, या तो अट्रैक्शन हुआ तो अंदर के तरफ, रिपल्सन हुआ तो बाहर की तरफ, है ना। क्या ये हमारा फोर्स, एक दोनों को पहले ज्वाइन कर दिए, लाइन एक्सटेंड हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए इसी लाइन पे डायरेक्शन होगा, ये बात फिक्स है। और फिर डायरेक्शन उससे साइन से आप देख लो कि दोनों अगर पॉजिटिव है, फिक्स है कि रिपल्सन होगा तो इधर के तरफ, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा तो इधर के तरफ। क्या यहां से पता चल गया डायरेक्शन। तो अब फोर्स का वैल्यू देखते हैं। पूरा आ गया फोर्स हमारा F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। K यहाँ पे क्या है, फिर K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या तो इसका मान आप लिख दो 9 × 10⁹ यूनिट यहाँ से आप डिसाइड कर लो। फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान आता है 8.85 × 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट इसके उल्टा में है तो इसका यूनिट भी उल्टा कर दो आप, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, के तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इन दोनों के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फोर्स पता चल गया कितना होता है। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ये जो फोर्स आया ना, ये भी हमारा आया है जब हम दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में रखे थे, तब हमारा जो फोर्स का वैल्यू है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आया, जहाँ पे के का वैल्यू 1/4πε0। ठीक है, या तो यहीं से एफ को लिख सकते हैं 1/4πε0 आर स्क्वायर Q1 Q2 4πε0 आर स्क्वायर। ये है जब हम फ्री स्पेस में रख रखें, इसमें हमारा ये फ्री स्पेस। एक्चुअल में ये एप्सिलॉन नॉट के साथ ये है कि मीडियम जैसे ही चेंज होगा ना, उसके कारण फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, तो ये चेंज यहीं पे आएगा। देखते हैं फिर मीडियम पे क्या होगा, किसी और मीडियम में इसका चेंज वैल्यू। मीडियम में देखिए, मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे रखा होगा। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ई होता है, परमिटिविटी एनी मीडियम, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ऑफ मीडियम। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है आपका एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये आपको गिवन रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है। तो देखिए फैक्टर एप्सिलॉन आर से इंक्रीज हो गया ना एप्सिलॉन का वैल्यू, तो आपका फोर्स भी यहाँ चेंज हो जाएगा। एफ बराबर हो जाएगा आपको Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और आर स्क्वायर तो होगा जो डिस्टेंस है उसके बीच का सर्फेस। ये जब आप मीडियम में रख दिए जिसका कि एप्सिलॉन आर कुछ अलग है। तो फ्री स्पेस में ये क्यों नहीं आया था? फ्री स्पेस का जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो होता है ई ऑफ आर बराबर, कॉर्नर में ही यहाँ पे लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस, है ना। और एयर के लिए भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है, तो वहां पे 1 आ जाएगा फैक्टर। तो वो जो फॉर्मूला पहले वाला था स्टिल वही रहेगा, बट जैसे मीडियम चेंज हो जाएगा, वाटर में आप लेके चले गए, कोई और मीडियम में लेके गए, तो उसके कारण थोड़ा चेंजिंग आएगी इसमें। तो उस वजह से आपका ये फैक्टर से फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। और ई ऑफ आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 चलता है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू से आप इसको डिवाइड करोगे तो फोर्स आपका डिक्रीज होगा मीडियम में, है ना। अब फोर्स के थोड़े नेचर पर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। चलो इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, तो वही बढ़िया, ठीक है ना। नेचर देखते हैं इसका। फोर्स देख कैसे लगा था, किस एक Q1 था एक Q2 था, दोनों का अगर मास हम सेम लेके देखे थे, ठीक है। अब नेचर ऑफ फोर्स के बारे में देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर क्या है। इसके लिए हम दोनों का मास चार्ज का mm इक्वल ले लिए, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे से दूर बार। इसको हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फिक्स कर ले तो मतलब ये मूव नहीं कर रहा, इसको फ्री छोड़ दिया, तो क्या इसको फ्री छोड़ दिए तो इस पर जो कोई फोर्स लग रहा था, मान लेते हैं 1 पे F1 लग रहा है, तो ये फोर्स जो आया F1, तो इसको हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया अगर A का A1 तो निकला F1 बाय m,
अगेन जब इसको फिक्स किए नेक्स्ट राउंड में, इसको अब फिक्स कर लो आप सेकेंड में, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको किया था, सेकेंड में इसको कर लो। और अब इसको फ्री छोड़ा, देखा इसकी जो एक्सेलरेशन आई है a2 वो आई है F2/m, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन से ये निकल के आया कि a1 इज इक्वल टू a2 मीन्स F1/m इज इक्वल टू F2/m, फाइनली F1 इज इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ से कुछ पता चला कि दोनों जो फोर्स लग रहे हैं दोनों के ऊपर सेम लग रहे हैं, डिपेंड नहीं करता कि डिपेंड नहीं करता दोनों पे चार्ज क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दोनों पे मास भी कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे फोर्स हमारा जो है वो सेम लगेगा। और एक बात, दोनों पे सेम प्लस अपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे। अपोजिट डायरेक्शन वाले पहले तो ये स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ चार्जेस आर इक्वली मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। F1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वही F2 पे लग रहा होगा। और डायरेक्शन से क्या होगा आप देख लो, Q1 अगर पॉजिटिव था, Q2 भी पॉजिटिव था, तो दोनों पे जो फोर्स लग रही थी रिपेल कर रहा था, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। देखो ये अगर लेफ्ट है तो ये राइट की तरफ है। ऐसे ही अगर अपोजिट चार्ज ले लेते हैं, Q1 हमारा नेगेटिव है, Q2 हमारा पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के तरफ जा रहा है। अभी 1 किधर जा रहा है, राइट की तरफ, तो 2 किधर आ रहा है, लेफ्ट की तरफ। मीन्स ये अगर लेफ्ट जा रहा है तो वो राइट की तरफ इस पर फोर्स लग रही, इस पर अगर लेफ्ट लग रहा था तो इस पर राइट लग रहा था, मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है। मीन्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposing direction in direction। तो ऐसे लिख सकते हैं F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2। सब कुछ सेम है, माइनस इसलिए आया डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना कि नेगेटिव साइन यहाँ शो कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का डिफरेंस है, अपोजिटिंग डायरेक्शन, इसी वजह से नेगेटिव साइन है। क्लियर है, इससे कुछ पता चल रहा है। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिटिंग डायरेक्शन, आप ये याद करो तो यहाँ से न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन। अगर आप F फोर्स लगा रहे हो किसी पे, तो वो भी आप पे उसी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में आप पे वही फोर्स लगा रहा है, सेम अमाउंट का। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है। अगर 1 पे फोर्स लग रहा है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट जो है 2 उसके वजह से लग रहा है, 2 पे लग रहा है ड्यू टू 1, है ना। तो F फर्स्ट पे देख लो, फर्स्ट चार्ज जो है आपका Q1 है और दूसरा Q2 है, दोनों साइन पे है। इस पे 1 पे जो चार्ज होगा ड्यू टू Q2, F1 ड्यू टू 2, F12 बोलते हैं इसको। F फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज मतलब 2 ड्यू टू 1 के कारण, F1 कारण
टू पे, ड्यू टू सेकेंड चार्ज। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो लाइन है ड्यू टू 1, इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से लग रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से लग रहा है, इसलिए इसका नाम है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अभी हम पढ़े थे डायरेक्शन अपोजिट होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो F12 इज इक्वल टू F21 नेगेटिव साइन के साथ। सही है, ये आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग वही है, F12 लिखा हुआ है मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और F21 लिखा हुआ है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलो अब फोर्स है तो डायरेक्शन वेक्टर तो एंट्री करेगा ही, तो हम यहाँ से वेक्टर वाले में ही चल जाते हैं, देखते हैं इसका वेक्टर वाला क्या फैक्टर, वेक्टर देखते हैं इसका। वेक्टर में इसको लिखना सीखते हैं। आपका कोई Q1 चार्ज यहाँ पे है, ये ओरिजिन से कितने Q1 है, ओरिजिन से R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1, और दूसरा चार्ज मान लीजिए Q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ठीक है, ओरिजिन से जो लाइन ज्वाइन होती है तो इसका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है ना, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, जो लाइन ज्वाइन होगा उसी के अलॉन्ग होगा। मान लेते अभी भी पॉजिटिव ही है तो रिपेल कर रहा होगा, चलो सही है। तो इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा F/2 ड्यू टू फर्स्ट, तो F21, इस पे फोर्स लग रहा होगा F1 ड्यू टू 2F12 लग रहा होगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी फोर्स की, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस इसके बीच का मान लेते हैं अभी कुछ है R ले लो, तो ये R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन इन्वॉल्व करना है, तो F12 का वैल्यू क्या हो जाएगा वो देखना, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो यहाँ से वेक्टर होगा फोर्स ऑन 1 है ना, ड्यू टू 2 है ना, तो फाइनल पॉइंट क्या हमारा 1, इनिशियल 2 पे थे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, R12 लिखते हैं इसको, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा R12 मतलब 2 से चल के 1 पे गए, और डायरेक्शन उसके ही डायरेक्शन में 1 के डायरेक्शन, R12 क्या, ये यूनिट वेक्टर है ना जिसके की डायरेक्शन में R12। इसी तरीके से आप अगर इस यूनिट वेक्टर को, क्या होता है किसी भी यूनिट R कैप का मतलब क्या हो गया वेक्टर R बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, इसी को वैसे ही लिख लो आप, F12 इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लेके देख रहे हैं, R12 का कैप लिखेंगे तो R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख देते हैं, R12 का, तो यहाँ पे स्पेस कम बचा है, इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। F12 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 R12 का होल क्यूब, है ना, पावर 2 था पहले से, एक और ऐड हुआ है तो पावर क्यूब हो गया, और डायरेक्शन R12 के डायरेक्शन में, R12 मतलब 2 से चल के 1 के तरफ, ये हो गया R12 वेक्टर।
1 पे एंड किए। तो R12 को ऐसे आप देख लेना, R12 बराबर हो जाएगा वेक्टर R12 मतलब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ऐसे ही R21 बराबर हो जाएगा R वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1। फाइनल पॉइंट इस केस में देखो R12 ये वाला R12 और ये वाला R21। R12 मतलब फाइनली 1 पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन R1 माइनस R2। R21 तो फाइनल पोजीशन 2 R2 माइनस R1। ये हमारा फॉर्मूला है वेक्टर में, इसको ही लिखते हैं सीधा डायरेक्ट। ये तो यहाँ समझ में आ ही गया होगा कैसे आया ये। अब यहाँ से जब हम वेक्टर में लिखेंगे तो F12 बराबर हो जाएगा हमारा K में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, K Q1 Q2 R12 का क्यूब R12 के डायरेक्शन में। यहाँ पे आप Q1 और Q2 को साइन के साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो R12 के जिस डायरेक्शन में ही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर अपोजिट साइन में होगा तो अट्रैक्शन लगना चाहिए, तो यहाँ पे किसी न किसी का तो नेगेटिव आएगा, उसकी वजह से बाहर नेगेटिव आएगा। तो R12 माइनस R12 मतलब अपोजिट इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और F21 बराबर हो जाएगा आपको K Q1 Q2। इस बार F21 2 पे फाइनल पॉइंट हमारा 2 पे R21 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब और इसी के डायरेक्शन में फोर्स इस पे R21। समझ आ रहा है ना, एरो से खत्म। वेक्टर वाला सिर्फ यही केस था कि पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, ये पार्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ये जरूरी है समझना। R12 1 पे एंड कर रहे हैं, फाइनल पॉइंट हमारा 1 पे है, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर लिखने का तरीका है। और ये है R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, फाइनली है 2 पे हम, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का। अब जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तो ये पोजीशन वेक्टर से हम डिसाइड कर लेंगे फोर्स का डायरेक्शन को पता हो जाएगा साइन से, फिर पोजीशन वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड क्रिएट कर लेंगे आर का। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक और थोड़ा सा है बचता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये वाला आपको देखना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। मान लीजिए कोई एक चार्ज Q है रखा हुआ है, इसके आसपास बहुत से चार्ज हैं, ठीक है ना, बहुत से चार्ज हैं, नाम दे देते हैं Q1 Q2 Q3 Qn, n चार्ज है। तब इस पे बोला जाएगा कि आप फोर्स बताओ क्या होगा, कैसे निकालोगे। तो ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमको यहाँ पे हेल्प करता है इस वाले केस में। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ये हम लिख रहे हैं बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल is unaffected force, electric force between two charged particle is unaffected due to presence of another charge,
क्या बोला इसने कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वो अनएफेक्टेड होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस, और से जो चार्ज है उसके आसपास उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कहने का कि Q1 के ऊपर जो फोर्स होगा, सॉरी Q पे जो फोर्स होगा Q1 के वजह से, वो Q2 के रहने या ना रहने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता है। जो पहले लग रहा था अभी भी वही लगेगा। अब फोर्स देखते हैं कैसे लगेगा। Q पे Q1 से सारा हम पॉजिटिव ले रखे हैं, अभी आपको जो लेना हो आप उससे भी कर सकते हैं। अब देखो फोर्स का क्या रूल था, एक दूसरे पे अपोजिट चार्ज लगा, अभी Q1 पे हम निकाल रहे हैं, Q पे निकाल रहे हैं। Q1 के कारण क्या होगा फोर्स, इन दोनों को एक तो लाइन ज्वाइन करो, ठीक है, ये रहा लाइन, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में, रिपेल है तो बाहर की तरफ, ये ड्यू टू 1 है F1। अब 2 के वजह से इन दोनों को पहले ज्वाइन कर दो लाइन को, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन है बाहर की तरफ फोर्स, 2 के वजह से, 3 के वजह से इन दोनों को ज्वाइन करो पहले, और ये लाइन है एक्सटेंड किया, रिपल्सन फोर्स है, चलो बाहर की तरफ F3। ऐसे ही सबके वजह से होगा, लास्ट में Qn है मान लो, उसकी वजह से भी Fn होगा। ये सारा फोर्स निकल गया आपको। तो क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या बोलेगा फिर कि जो टोटल फोर्स होता है, टोटल फोर्स अपॉन अ चार्ज पार्टिकल is vector sum of individual one। फोर्सेस सब कोई नहीं, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्सेस पे F1 वेक्टर जोड़ F2 वेक्टर जोड़ F3 वेक्टर जोड़ मतलब Fn, और सबका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी का किसी से डिस्टर्ब नहीं होगा। Q1 का जो अकेले Q1 और Q होता तब भी जो डायरेक्शन होता, Q2 और Q3 इन सबों के होने के बावजूद भी वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही सब चार्ज के लिए ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के वजह से आपको एक्सप्लेन हो गया। चलो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या कंफ्यूज नहीं हो आगे जब न्यूमेरिकल करें तो। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले एक देखो, एक कि फोर्स का ये देखो साइन, F का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का Fe लिख लेते हैं इसको, क्या है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, दो चार्ज पार्टिकल के बीच अगर वो R डिस्टेंस से सेपरेट होता है तो, है ना, ठीक है। ऐसे ही अगर दो मास, अभी हम पढ़ चुके हैं, ये M1 M2 है, R डिस्टेंस से सेपरेट है, इसके बीच का फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो मैच कर पाना, K की जगह यहाँ कांस्टेंट आया, सिर्फ चेंज हुआ है, Q1 वहाँ M1 M2, Q1 Q2 R स्क्वायर। बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है कि आप देखे होंगे कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है हमेशा एक दूसरे के तरफ लगता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो या तो दूर भी जा सकता है इसकी वजह से, या तो के तरफ भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के साइन। तो आपका ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है, बट आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही हो। और फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा।
ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना काफ़ी कमज़ोर होता है इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपैरिजन में, समझ रहे हो। लेकिन ग्रेविटेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। कर लो, क्वेश्चन है कंपेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between one acting between electron and प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करना। मान लो r डिस्टेंस पे रख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, r डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है। इसका मास पता है आपको, चार्ज पता है, नहीं पता तो लिख लेते हैं हम। m ऑफ e इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कितना kg। m ऑफ p प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 होता है kg। चलो चार्ज दोनों पे क्या होता है, सेम होता है। q ऑफ p इक्वल टू q ऑफ p होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। और इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सारा कुछ ऐसा ही में हम यूज करेंगे। चलो तो अब यहाँ से हम निकालते हैं फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या आएगा, E था और P था, डिस्टेंस बिटवीन देम R है। फोर्स क्या होगा, F ऑफ E निकालते हैं पहले, डायरेक्शन छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ा। F ऑफ E क्या होगा, K Q ऑफ E Q ऑफ P बाय R स्क्वायर। और F ऑफ G क्या होगा, G M ऑफ E M ऑफ P बाय R स्क्वायर। कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, चलो डिवाइड कर लेते हैं। F ऑफ E बाय F ऑफ G कर लेते हैं, देखते हैं दोनों में कितने फैक्टर का डिफरेंस क्या कुछ होता है। क्या आएगा, K Q ऑफ E Q ऑफ P R स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ जाएगा G M ऑफ E M ऑफ P। वैल्यू पुट करके देखते हैं। K का मान क्या होता है, ओ मान बताए नहीं, सॉरी बताए थे, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये हमारा है, दोनों फोर्स है हैंड टू हैंड, कोई यूनिट बचेगा नहीं। कूलम में है, ये भी कूलम में है, दोनों का मान है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसका होल स्क्वायर कर लो। नीचे देखो G का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11। वही क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर, हाँ यूनिट। चलो M ऑफ E क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻31। और M ऑफ P क्या होगा 1.67 इंटू 10⁻27। थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो, चलो कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये पार्ट ऊपर की तरफ, यहाँ सॉल्यूशन में आ गया कि 9 पावर ऐड कर लो, 9 है पावर 10 टू पावर इस पे, और वो 1.6 पावर इस पर निकलेगा बाहर। चलो रहने देते हैं, 10 टू पावर -38 19 यहाँ, चलो 38। और नीचे 6.67 अप्रोक्सीमेटली, चलो 6.7 ही देते हैं कोई चक्कर नहीं। 1.67 9.1 सेपरेट कर लेते हैं एक तरफ। ये पावर ऐड होगा ना, माइनस में तीनों पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। 27 31 और 11 42 27 69। ठीक है, पावर माइनस में, ऊपर क्या प्लस में आ जाएगा। ऊपर में पावर देखो आप, ये इससे कंफ्यूजन है, ये 1.6 सब स्क्वायर है
938 माइनस में, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, -38 ऊपर में पावर है, प्लस में 9 है, और नीचे से गया होगा ये 69 प्लस हो गया होगा, कितना बच जाएगा बताओ? 9 78 प्लस में 40 पावर बच जाएगा ऊपर की तरफ, 9 और 9.1 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं। एक बार में इसको भी कैंसिल कर लो, एक चलो अभी इतना फास्ट मत करते, 1.6 को 2 बार इंटू 40, नीचे क्या बचेगा भाई 6.7, 1.67, 9.1, ये 9 इसके साथ लगभग कैंसिल, ये इसके साथ भी लगभग कैंसिल ही है। अब ये है, एक पावर इसको दे दो 16 बना दो, 6.6 और ये जो थोड़ा बहुत इधर से अप्रोक्सीमेटली ऐसा जाएगा कि 2 इंटू एक पावर इसको दिया था 10 टू पावर 39। अरे भाई 10 टू पावर 39 टाइम्स ज़्यादा है एफ ही हमारा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना, 2 को भी छोड़ दो आप, 10 टू पावर 39 टाइम्स, मतलब आपका जो एफ ऑफ ई है वो 10 टू पावर 39 टाइम्स ज़्यादा होता है सेम डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रख रहे हो। इतना बड़ा फोर्स है तो इसके कंपैरिजन में, जब भी, इसीलिए जब भी चार्ज वाला सेपरेट करके रखा होगा दो चार्ज, तो वहाँ पे आप ग्रेविटेशन फोर्स को इंक्लूड करिएगा ही मत, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स पे काम करेंगे, ठीक है। सारा हल्का थ्योरी था, प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं। इधर बंद करें, चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट, ये कूलम्स लॉ के बेसिस पे, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है Q1, पॉजिटिव चार्ज Q1 है, दूसरा है Q2 जो कि नेगेटिव है। चलिए इसका कोऑर्डिनेट है, दे रखा हमें 1 है और इसका है 2, इसका हमारा कोऑर्डिनेट है, चलो कुछ और ले लेते हैं, 3 या 2 है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 और मान लीजिए -1 है, ठीक है। 2 चार्ज दे रखा है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। थर्ड चार्ज Q3 जो कि 2Q1, आपको बताना है ये कहाँ प्लेस किया जाए जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम में, वेयर Q3 इज प्लेस्ड सो डैट, जिससे कि Q2 इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इन दोनों को रखा गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आपको रखा हुआ है, ये दोनों चार्ज प्लेस्ड है। Q3 को अब आपको खुद से रखना है, ऐसी जगह रखना है जिससे कि ये Q2 आपका हो जाए इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम होगा मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा तब जब आपका फोर्स उस पर नेट 0 होगा। देखो आप Q1 Q2 Q3 कुछ ऐसे ही हो, जो भी Q2 कब इक्विलिब्रियम में होगा, इसकी वजह से अगर फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये नेट फोर्स 0 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस पर जस्ट अपोजिट में फोर्स लगा है, और अगर Q1 इस पे इधर की ओर लगा रहा है तो Q3 इसको इधर लगा है, जिससे फोर्स बैलेंस हो जाए। एफ नेट हमको चाहिए 0, हम ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट में। Q1 कहाँ है, x में 3 y में 2, मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, x में 3 और y में 2। Q2 कहाँ पे है, Q2 है x में -1, लेफ्ट में गए -1 और y में 2 पे ही,
चलिए सेम ऊंचाई पे है, तो ये -1 और 2 पे है ऑन Q2। इसकी वजह से आप देखो ये Q1 किधर फोर्स लगा रहा है, पहले Q1 की वजह से फोर्स देखते हैं Q2 पे किधर लग रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लाइन ज्वाइन करके इसी लाइन पे लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स मतलब इस साइड। तो फिक्स है Q3 ऐसे जगह पे प्लेस करो जिसके कारण फोर्स इस साइड हो। Q3 के साइन देख लेते हैं। Q3 हमारा है 2 ऑफ Q1, मतलब Q1 पॉजिटिव तो Q3 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है। Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो फिक्स है पॉजिटिव और नेगेटिव रखा जाएगा कहीं पे भी तो अट्रैक्शन फोर्स लगना है। तो आप इस साइड तो रख नहीं सकते, इस साइड रखने का मतलब है कि आप अट्रैक्शन लगवा कर रहे हैं तो नेट फोर्स इधर की ओर हो जाएगा, फिर इधर ही रखना पड़ेगा। एक बार इधर रख लो, आप देख लो कहीं भी, उसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन की तरफ लगेगा। नेट फोर्स 0 हो सकता है, नहीं कैंसिल करना है तो अपोजिट में फोर्स लगनी चाहिए। मान लेते हैं Q3 यहाँ प्लेस करते हैं कहीं पर, इसकी वजह से फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ। फिर दिक्कत आ रही है, इसका एक कंपोनेंट तो इसको बैलेंस कर देगा, लेकिन इसका एक कंपोनेंट दिक्कत कर जाएगा, तो इसको रखना भी पड़ेगा। एक तो अपोजिट लेफ्ट में रखना है, दूसरी बात सेम लाइन पे रखना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है ये चीज। Q3 आपका लेफ्ट में आएगा और सेम लाइन पे आएगा। अब Q3 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 पे डायरेक्शन फोर्स इधर आ जाएगा। मान लीजिए इसके वजह से फोर्स F3 नाम दे दीजिए, इसके वजह से F1 दे दीजिए, दोनों फोर्स सेम हो गया, मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, F नेट 0 ऑन Q2, तो F1 इज इक्वल टू F3 होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। F1 कितना है, K Q1 Q2। अब साइन रखने का कोई चक्कर है नहीं, साइन की वजह से हम डायरेक्शन यहाँ पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, कोऑर्डिनेट सिस्टम से R2 - R1 वाला फॉर्मूले से। एक और बात, इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कुछ है पता, सेम लाइन पे है, सबकी वाई कोऑर्डिनेट सेम होनी चाहिए, तो 2 to 2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो आप, ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली -1 x में -3 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है ना, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y फाइनल 2 -y1, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। कितना आ गया देख लो, आर हमारा आ जा रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, तो जो ये होगा वही रूट से बाहर आएगा। 3 1 4 4 आ गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सही है। अब अगला F3 देखो, F3 क्या है, Q3 और Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है, तो वो मान हो जाएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस बताओ। फाइनल पॉइंट में तो इसका y कोऑर्डिनेट सिर्फ पता है, तो इसके लिए हो जाएगा फाइनल पॉइंट क्या है, इस पे लगा रहा है ना फोर्स, इस पे काउंट कर रहे हैं, -1 इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका x का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमें आ गया -1 - x, रूट से बाहर गया है, -1 - x का होल स्क्वायर बाहर आ गया, सही है। तो आपको ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस के ऊपर सारा कुछ मामला फिट है। K से कैंसिल, Q2 से कैंसिल, Q3 का मान Q2 के टर्म में है, Q3 का मान Q1 के टर्म में, सॉरी Q3 2 Q1 है, और इसकी मान को अभी तक रहने देते हैं हम, कोई चक्कर नहीं है। इसका मान हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये Q1 कैंसिल, यहाँ से हम इधर लेके चलते हैं, 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/-1 - x का होल स्क्वायर। इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप,
-1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में डाल देगा उसको, -1 माइनस एक्स रूट में क्या बन जाएगा √2, 4 का स्क्वायर है तो ये सीधा रूट से बाहर आ जाएगा 4। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स बराबर -1 उधर गया तो +1, 4√2 +1, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा -4√2 +1। चेक करके देखते हैं क्या सही है। लेफ्ट में मतलब x नेगेटिव तो होना ही चाहिए, वैल्यू नेगेटिव है x, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। ये कोऑर्डिनेट निकल गया इसका। ये टाइप का एक क्वेश्चन दे सकता है, कोऑर्डिनेट आपको अननोन रहेगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तीन चार्ज का सिस्टम है, कोई एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में बताएगा वो, अगर वो चार्ज इक्विलिब्रियम में मीन्स उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आप वो वाला रूल यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल दें। सही है, करता हूँ ये क्वेश्चन। अब है एक क्वेश्चन करते हैं जो इससे ज़्यादातर पूछा भी जाता है इस वाले टॉपिक में, मतलब कूलम्ब्स लॉ से एक ही वही है कि आपको SHM में एंट्री कराएगा वो, दो चार्ज आपका SHM कर रहा होगा और SHM का रिस्टोरिंग फोर्स आपका जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो उसके वजह से आपको निकालना है टाइम पीरियड। चलिए, बोल रहा है Q1 हमारा एक चार्ज है जिसका कि वैल्यू मान लो Q है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा इस पॉइंट चार्ज Q2 है जिसका वैल्यू है +Q, और इसका मास हमको दे रखा है m। इसके सामने लिखा इससे इसका ही है, और Q1 को प्लेस्ड किया गया, देखो एक सिलेंडर, इसके बॉटम में Q हमारा रखा हुआ है, ये वाला Q2, और यहाँ पे Q1 को रख दिया गया ऐसी जगह जो कि इक्विलिब्रियम में है इसके कारण, और ये रेस्ट्रिक्टेड है, लिख रखा है कि Q1 इज कांस्टेंट टू मूव अराउंड सिलेंडर। क्या बात है, इससे कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट अगर कर दिया गया किसी के मोशन, तो मतलब कि उसको फिक्स कर दिया गया मोशन, सिलेंडर के अलोंग ही ये मूव कर सकता है, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा, ठीक है ना। फाइंड, क्वेश्चन देखिए, फाइंड इफ एट y इक्वल टू y0 Q1 is in equilibrium, find time period of SHM if equilibrium is disturbed। इक्विलिब्रियम में है y0 डिस्टेंस पे, इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स क्या होगा, इसमें मास है, इसकी वजह से mg डाउनवर्ड होगा, और दोनों का चार्ज देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स रिपेल कर रहा हो, अपवर्ड में Fe लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम है तो Fe इज इक्वल टू mg होना ही चाहिए। Fe का मान क्या है, k Q1 का मान Q और Q2 का मान Q बड़ा वाला, और बीच का डिस्टेंस y0 का स्क्वायर बराबर mg। अब यहाँ से हम एक बार क्वेश्चन के अंदर जाके चेक करते हैं कि कैसे ये है हमारा SHM कर रहा है या नहीं कर रहा, वो बात देखते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर के तरफ ले जाओ, मान लो यहाँ चला गया, तो ऊपर लगा, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने, यहाँ पे ले गए हम, तो इससे क्या हुआ कि ये वाला डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, अब ये हो गया होगा y0 प्लस y, क्या है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखो क्या हो जाएगा, y0 प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब प्लस y से इंक्रीज हो गया डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फोर्स
कम हो गया होगा। mg अभी भी वही रहना है, ग्रेविटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो mg अब बड़ा हो गया इससे, तो नेट फोर्स किधर, डाउनवर्ड है नेट। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, ये था ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं y से। अब ये डिस्टेंस कितना हो जा रहा है इनके साथ, इस वाले बेस वाले के साथ, y नॉट माइनस वाई, mg तो जो था वही। तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की तरफ इसको ले जाना चाहिए अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो देखो आप जैसे ही इसको नीचे लाया, y नॉट माइनस वाई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वेशन में। तो ये माइनस फैक्टर से कम हुआ है, तो मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज हुआ होगा। और यहाँ पे हमारा mg तो स्टिल वही है, डाउनवर्ड mg है, ऊपर वाला इंक्रीज हो गया, नेट फोर्स किधर की तरफ हो गया, एफ नेट ऊपर हो गया। मीन्स ये चाहता है आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करें, इस पर फोर्स लगना चालू हो गया अपने आप। इस पे भी जैसे आप ऊपर किए थे नेट फोर्स नीचे लगना चालू हुआ था, मतलब इस पॉइंट पे लाना चाह रहा है। यही तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होता है। जैसे ही आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसको डिस्प्लेस करोगे तो वो इस पॉइंट पे उसको खींचना चाहता है। यही हम थ्योरी से क्लियर हो गया। अब हम करके देखते हैं टाइम पीरियड फिर क्या होगा। तो मान लो y से हम अपवर्ड कर देते हैं थोड़ा सा, अब डिस्टेंस हो जाएगा y, चलो डाउनवर्ड कर लेते हैं, y नॉट माइनस वाई, वैसे ही कर लो, चलो y नॉट माइनस वाई। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लगना चालू हो गया, और ये हमारा डाउनवर्ड लगना चालू हो गया। मैंने माइनस ही दिया। नेट फोर्स किधर, नीचे ले गए हम, नेट फोर्स अप लगे, ठीक है। तो अप लगेगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ऑफ ए एक्सेलरेशन। इसका मान क्या होता है, के क्यू क्यू बाय वाई नॉट प्लस या माइनस माइनस वाई का हो, इसको माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। क्वेश्चन हम इरेज करें या इधर शिफ्ट करें, यहाँ से हम मान भी तो अभी इधर ही शिफ्ट करते हैं फिलहाल। ये वाला इक्वेशन शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आप वाई नोट को कॉमन ले लो, बाहर निकालो, कि क्यू क्यू वाई नोट का स्क्वायर बाहर आएगा ना, वाई नोट अगर बाहर आएगा यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे वाई बाय वाई नोट, काफ़ी छोटा डिस्प्लेसमेंट कराया हमने। तो क्या हो गया भाई, ये वाला मान हमको कुछ पता दिख रहा है, यहाँ से देखो एम जी है, इक्वेशन क्या था, माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब हम यहीं पे चलते हैं वापस, पार्टी रेज करके सारा एम एम देख लो, यहीं से इसको एम जी लिखो, एम जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। एम एम कैंसिल, ओए होए अभी तो कुछ लेकिन जैसा अलग निकला, इसको भी रिच करते हैं फिर तो हो गया। चलो देखते हैं जी। अब ये देखो पावर इस पे क्या है, बेस में है, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वाई बाय वाई नॉट टू द पावर माइनस जी इक्वल टू ए। कुछ देखो यहाँ से -2 पावर में है, तो ये जो आएगा ना, ये बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये 2 यहाँ आ जाता है आपका -2, ये हो जाता है 1 प्लस 2y यहाँ से ए बराबर आ जाता है आपको 2y 2g, सॉरी ये बराबर क्या आ जाता है, ये जी कैंसिल हो जाएगी, ये बराबर यहाँ से आ जाएगा अगली लाइन में 2g y बाय, ठीक है। चलो अब आप बोलोगे सिस्टम का कंडीशन क्या होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई,
वेक्टर करके देख लो आप। एक्सेलरेशन हमारा अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हम नेगेटिव में किए हैं। ये तो अगर यहाँ वेक्टर लगाओगे तो ये आएगा ही, है ना। तो ए का जो कोफिशिएंट होता है वाई के साथ वो क्या हो जाता है, ये बराबर ओमेगा स्क्वायर बाय, तो ओमेगा कितना आ गया आपका 2g बाय वाई नोट, ओमेगा का स्क्वायर सॉरी 2g बाय वाई नोट। टाइम पीरियड निकाल दोगे, टी बराबर क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यहाँ से हो गया 2 पाई अंडर रूट वाई नोट बाय 2g। चलो यहाँ थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं। टाइम पीरियड यहाँ से क्या हो रहा है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई नोट बाय 2g। खत्म। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे एक दो और, जिसमें SHM का कंडीशन ये या तो उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, कांस्टेंट करेगा। तो आप ये जान लो कांस्टेंट कर दिया गया, आपको ऐसे बोल देता है अगर कि ये हमारा एक वायर है, इस पे एक चार्ज रखी हुई और चार्ज कांस्टेंट है वायर के अलोंग मूव करने के लिए, कांस्टेंट कर दिया गया वायर के, तो ये हमेशा वायर के अलोंग ही मूव कर सकती है, या तो इधर करेगी या इधर करेगी। वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। उस पर अगर अट्रैक्शन इधर के तरफ फोर्स लग रही है इधर करेगी, उधर लग रही है तो उधर करेगी। और SHM का कंडीशन आप चेक करोगे एंड टू एंड, ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो होगा ए माइनस वाई। अभी तो प्लस आया था, लेकिन आप डायरेक्शन से चेक करके देखो ना, ये वेक्टर में जब चेक किया हम तो देखिए कि फोर्स नेट ऊपर की तरफ लग रहा है हमारा, मीन्स एक्सेलरेशन अपवार्ड हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट हमने नेगेटिव में किया, डाउनवर्ड किया था तो एक दूसरे के अपोजिट है, साइन नेगेटिव फॉलो हो रहा है। वहाँ से इसका जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ये SHM में पढ़ाया गया है पूरा, सबको पता है। तो यहाँ से टी बराबर भी पता होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू टी की वैल्यू, ये हमारा फाइंड आउट करना था। आंसर करता हूँ कुछ ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और आ जाएंगे, कर लेना आप। जैसे बस मैं सॉल्व नहीं कर रहा, दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इतना लिखूंगा नहीं, टाइम है नहीं अपने पास ज़्यादा। एक बार थोड़ा सा सिर्फ देख लेते हैं। दे रखा है कि वायर वाला जो बोल रहा था मैं, वायर पे चार्ज जो है मूव करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है अगर, और एक चार्ज L डिस्टेंस पे प्लेस्ड कर रखा है हम, क्यों बड़ा चार्ज माइनस क्यू में, और जो वायर पे है वो क्यू है। अगर इसको आप x से स्मॉल x से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और वो x बहुत छोटा है L से, क्या होगा यहाँ पे अगर ये आ गया होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगी, फोर्स इधर होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नेगेटिव पॉजिटिव, और इसका कंपोनेंट आप ब्रेक करो, एक कंपोनेंट F लग रही हो तो F का इधर थीटा है अगर हमारा, F का ये साइन थीटा, और इधर की तरफ F का कॉस थीटा, क्या बोलते सही है। इधर के फोर्स का कोई फर्क पड़ेगा इस पर, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है मूव करने के लिए वायर के अलोंग, तो सिर्फ यही फोर्स इस पर काम करेगा। तो इस पर जो M ऑफ A होगा वो बराबर हो जाएगा आपका F ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेना, जल्दी से देख लो कि Q बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर L है और ये x है तो ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप होल स्क्वायर करो, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन में ही तो दिखाना है, डायरेक्शन भी तो दिखाना है। कॉस थीटा देखो क्या होता है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा एक्स एल, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स बाय यही एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। फाइनली क्या होगा, के क्यू क्यू एम ए एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय एम एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स। अब देखो आप ये वाला कंडीशन, एक्स से एल बहुत बड़ा है, एक स्क्वायर में अगर छोटा सा एक्स स्क्वायर ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा,
अप्रोक्सीमेटली एल स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए बराबर के क्यू क्यू एन एल स्क्वायर, अंडर रूट में गया तो एल, एल पे क्यूब, तो एल क्यूब, सही है, इंटू एक्स। फिर वेक्टर से देख लो आप, आपका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ लेके आए थे इसको, तो नेगेटिव साइन के साथ वेक्टर कर लो। तो ये वाला जो फैक्टर है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आप अंडर रूट कर देना तो ओमेगा निकल जाएगा, और फिर टाइम पीरियड 2 पाई में ओमेगा निकाल देना। चलो थैंक यू, कर दे बंद।